हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हिस्ट्री की बुक के, जिसका नाम है भारत का इतिहास 1700 से 1950। ठीक है, तो ये बुक जो है आपकी CBCS के अंडर आती है। तो चलिए इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बात करता है कि 18वीं शताब्दी में समाज की स्थिति पर प्रकाश डालिए। यानी कि हम इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि 18वीं शताब्दी जो थी उस समय समाज कैसा था। बेसिकली इस क्वेश्चन में हम यूरोप एंड इंडिया के कॉन्सेप्ट में बातें करेंगे कि यूरोप में किस तरीके का समाज था और इंडिया में किस तरीके का समाज था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। शताब्दी को प्रबोधन का युग कहा जाता है। प्रबोधन यानी कि चेंजेस का युग। इस समय बहुत सारे चेंजेस हुए थे। ठीक है, इस समय अवधि में यूरोप और एशिया में महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये जो टाइम था ना, इस टाइम पे बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए थे। ठीक है, इस शताब्दी में सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक परंपराएं और आर्थिक स्थितियों में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि परिवर्तन क्या क्या हुए थे, ये कैसा समाज था उस समय। ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक संरचना की बात करेंगे सबसे पहले यूरोप के कॉन्सेप्ट में, फिर उसके बाद भारत के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो यूरोप में समाज मुख्यतः 3 वर्गों में बटा हुआ था। राजसी परिवार और उनके दरबारी, पूंजीपति वर्ग यानी कि जिन्हें हम बुर्जुआ कहते हैं, उसके बाद श्रमिक वर्ग। तो ये 3 वर्ग थे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक तो किंग और उनका जो फैमिली होती थी वो एक वर्ग में आते थे। उसके बाद पूंजीपति यानी कि जो बड़े बड़े अमीर लोग होते थे वो, फिर उसके बाद जो श्रमिक, मजदूर और छोटे छोटे जो व्यापारी होते थे वो इस वाले तीसरे वर्ग में आते थे। ठीक है, राजसी परिवार और उनके दरबारी उच्चतम श्रेणी में थे, जो समाज में सबसे शक्तिशाली और संपन्न लोग थे। बुर्जुआ वर्ग परिवार और उद्योग से संबंधित थे और समाज में तेजी से प्रभावी हो रहे थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बुर्जुआ जो थे ना, यानी कि जो सेकंड श्रेणी के जो लोग थे, ये दिन पे दिन अमीर होते चले जा रहे थे। इनकी शक्ति जो थी वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, इसके बाद देखिए श्रमिक वर्ग में किसान, कारीगर, मजदूर आदि शामिल थे, जो समाज के सबसे निचले स्तर पर थे। ठीक है, चलिए अब इंडिया के कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं। भारतीय समाज जाति व्यवस्था पर आधारित था। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे जाति व्यवस्था थी। ठीक है, इसमें ब्राह्मण यानी कि पुजारी और विद्वानों को, ब्राह्मण सबसे पहले जो थे, पुजारी और विद्वान यानी कि ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय होते थे, जो योद्धा या राजा वगैरह होते थे वो क्षत्रिय में आते थे। ठीक है, उसके बाद होते थे वैश्य, देन उसके बाद होते थे शूद्र। ठीक है, शामिल थे। इसके अलावा दलित को भी समाज के सबसे निचले पायदान पर रखा गया था। ये जो शूद्र होते थे ना, इन्हीं को हम दलित कह सकते हैं। दलित जो थे वो समाज के सबसे निचले भाग का हिस्सा थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आर्थिक स्थिति को देख लेते हैं यूरोप के रेस्पेक्ट में, फिर उसके बाद हम भारत के रेस्पेक्ट में से देखेंगे। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, जिसने अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन लाई। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन हुआ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो देश कृषि प्रधान थे अब उद्योग प्रधान होने लगे। यानी कि वहाँ पे उद्योग जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। इसके बाद व्यापार और उपनिवेशवाद के कारण यूरोप की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। बेसिकली वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था थी वो मजबूत होती चली गई। किसकी वजह से? औद्योगिक क्रांति की वजह से। ठीक है, तो ये 18वीं शताब्दी का ही टाइम था। उसके बाद देखिए भारत में इस समय मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और मराठा साम्राज्य का उदय हो रहा था। व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हो रही थी, विशेषकर कपड़ा और मसालों का व्यापार। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के आगमन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे भी वृद्धि हुई थी, लेकिन उसका सारा फायदा जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। इसका कोई भी प्रभाव हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पे नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है राजनीतिक परिदृश्य। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकली ये कैसी चीज़ें थी, क्या क्या परिवर्तन हुए थे, देख लेते हैं। ठीक है, तो यूरोप में 18वीं शताब्दी में यूरोप में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं घटी। इसमें फ्रांसीसी क्रांति 1789 प्रमुख थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। ठीक है, 1789 प्रमुख थी, जिसने राजशाही व्यवस्था को चुनौती दी और लोकतंत्र की नींव रखी। तो फ्रांसीसी क्रांति की वजह से जो राजशाही थी फ्रांस में वो खत्म हो गई और लोकतंत्र जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए भारत में इस अवधि में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और मराठा, सिख और विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ने अपने प्रभाव को बढ़ाया और भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइम अंग्रेज जो थे वो ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन। जी, सांस्कृतिक और बौद्धिक भी तो परिवर्तन हुए थे। तो यूरोप में प्रबोधन युग में वैज्ञानिक और बौद्धिक क्रांतियां हुई। विचारक जैसे वोल्टेयर, रूसो, जॉन लॉक ने समाज में राजनीतिक और धर्म के बारे में नई सोच को प्रोत्साहित किया
किया, ज्ञान विज्ञान और तर्कशीलता को बढ़ावा मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी ही ऐसा टाइम था जिस टाइम पे बहुत बड़े बड़े जो विचारक हैं उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। इनमें सबसे ज़्यादा रूसो, जॉन लॉक, इन दोनों का नाम बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए भारत के कॉन्सेप्ट ने, भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की लहर चली, साहित्य, कला और संगीत में नए नए प्रयोग हुए। भक्ति और सूफी आंदोलन ने समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध किया। यानी कि इस समय भक्ति और सूफी आंदोलन जोर पर थे। ठीक है, इसके बाद देखिए सामाजिक सुधार और आंदोलन। ठीक है, तो यूरोप में महिलाओं और निचले वर्गों के अधिकारों की मांग ने जोर पकड़ लिया। दास प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार के प्रयास किए गए। यानी कि ये ऐसा टाइम था जिस टाइम पे महिलाएं जो है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगी थी। ठीक है, भारत में राजा राम मोहन रॉय और अन्य समाज सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये आपको याद रखना है कि 18वीं शताब्दी के टाइम पर ही जो सती प्रथा है, बाल विवाह है, जातिवाद है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई थी। ठीक है, इसके बाद चलिए इस क्वेश्चन का निष्कर्ष देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों का युग था। यूरोप में जहां औद्योगिक क्रांति और प्रबोधन की युग ने नई दशाएं दी, वहीं भारत में साम्राज्यों के पतन और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आगमन से सामाजिक संरचना को प्रभावित किया। यह शताब्दी न केवल प्रगति और विकास का प्रतीक थी बल्कि सामाजिक संघर्षों और सुधार आंदोलनों का भी समय था। यानी कि इस टाइम पे आर्थिक परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए, राजनीतिक परिवर्तन हुए और साथ ही साथ समाज जो है वो ज़्यादा समृद्ध होता चला गया। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 और उनके विस्तार की रीति को समझाइए। यानी कि बेसिकली हमें इसमें बाजीराव प्रथम के बारे में बताना है, जिनका जो टाइम पीरियड है वो 1720 से 1740 है और उनकी विस्तार नीतियों के बारे में समझाना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहले परिचय है बाजीराव प्रथम का। बाजीराव प्रथम जिन्हें पेशवा बाजीराव भी कहा जाता है, मराठा साम्राज्य के दूसरे पेशवा थे। यानी कि ये जो थे ये दूसरे राजा थे और दूसरे पेशवा थे मराठा साम्राज्य के। बेसिकली यहाँ पे राजा नहीं हुआ करते थे, पेशवा हुआ करते थे। ठीक है, उनका कार्यकाल 1720 से 1740 तक रहा। उन्होंने अपने शासनकाल में मराठा साम्राज्य के उल्लेखनीय विस्तार और उन्हें एक कुशल सेनापति और रणनीतिकार माना जाता है। यानी कि वो बहुत अच्छे सेनापति और रणनीतिकार थे और उन्होंने मराठा साम्राज्य का बहुत अच्छे से विस्तार किया था। ठीक है, उनकी नीति और युद्ध तकनीकों ने मराठा साम्राज्य को एक प्रमुख शक्ति बना दिया था। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं की वजह से मराठा साम्राज्य जो है वो थोड़ा सा ताकतवर हो पाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजीराव की विस्तार नीति। ठीक है, तो चलिए बाजीराव की विस्तार नीति के बारे में बात कर लेते हैं। बाजीराव प्रथम की विस्तार नीति के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। तो चलिए सारे बिंदु पढ़ लेते हैं कि इन्होंने अपनी विस्तार नीति जो है उसे कैसे चलाया था। तो सबसे पहले है तेजी और चपलता। बाजीराव ने अपने सैन्य अभियानों में तेजी और चपलता का अत्यधिक प्रयोग किया। उन्होंने दुश्मन पर अचानक आक्रमण करने और तेजी से वापस लौटने की नीति अपनाई, जिसे हिट एंड रन की नीति कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिट एंड रन की नीति क्या थी, कि तेजी से वार करो और जल्दी से वापस लौट आओ, तो यही हिट एंड रन की नीति थी जो बाजीराव ने अपनाई थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपनी सेना को हल्का और गतिशील रखा, जिससे उनकी सेना बड़ी तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती थी। यानी कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपनी सेना पे भारी भरकम बोझ ला रखा था जबरदस्ती, तो उन्होंने बहुत ज्यादा हल्का रखा था। उसके बाद देखिए उत्तरी भारत की विजय। बाजीराव ने अपने अभियानों का केंद्र उत्तरी भारत बनाया। उनका मानना था कि यदि मराठा साम्राज्य को स्थायी और शक्तिशाली बनना है तो उसे दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण पाना होगा। यानी कि वो दिल्ली और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उन पर ही ज़्यादातर आक्रमण करते थे ताकि वहाँ पर कब्जा कर सकें। ठीक है, उसके बाद 1737 में उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य की राजधानी पर कब्जा कर लिया। यह मराठा शक्ति की चरम सीमा को दर्शाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने मुगल जैसे बड़े साम्राज्य को हराया और उनकी राजधानी पे कब्जा किया, तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी। ठीक है, इसके बाद देखिए राजपूत और राज्यों के साथ संबंध। बाजीराव ने राजपूत राज्यों के साथ संधियां की और उन्हें मराठा साम्राज्य के साथ जोड़ लिया। उन्होंने राजस्थान के राजाओं के साथ समझौते कर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। यानी कि बाकी जो राजपूत राजा थे और राजस्थान के आसपास के जो राजा थे उन्होंने उनके साथ समझौते किए और उन्हें अपने साथ मिला लिया। ठीक है, अन्य राजाओं के साथ भी उन्होंने संबंध सुधारने की कोशिश की और उन्हें अपने सैन्य बलों में शामिल किया ताकि मुगलों के खिलाफ जो है वो लड़ाई कर सकें। ठीक है, इसके बाद दक्षिण भारत में प्रभाव। दक्षिण भारत में
में कैसा प्रभाव था? बाजीराव ने दक्षिण भारत में भी अपना प्रभाव स्थापित किया। उन्होंने निजामुल मुल्क के खिलाफ सफल अभियान चलाए और उनके साम्राज्य को कमजोर किया। उन्होंने कर्नाटक, हैदराबाद, तमिलनाडु और विभिन्न क्षेत्रों में मराठा शक्ति को बढ़ाया। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि बाजीराव ने क्या क्या किया था। इसके बाद देखिए आर्थिक और प्रशासनिक सुधार। बाजीराव ने प्रशासनिक सुधार किए और आर्थिक नीतियों में बदलाव किए, जिससे मराठा साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। उन्होंने कर संग्रहण प्रणाली को प्रभावी बनाया और व्यापार को प्रोत्साहित किया। यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो कर वगैरह से रिलेटेड जो प्रणालियां थी वो बहुत ज़्यादा लूज थी, उनको उन्होंने अच्छा और प्रभावी बनाया और व्यापार जो था उसको प्रोत्साहन दिया, ताकि देश जो है, उनका जो राज्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, आगे बढ़ सके। ठीक है, इसके बाद देखिए बाजीराव की युद्ध तकनीक। ठीक है, बाजीराव की युद्ध तकनीक कैसी थी? पहली है गनीमी कावा। बाजीराव ने गनीमी कावा नामक रणनीति का प्रयोग किया, जिसमें छोटी टुकड़ियों में विभाजित होकर दुश्मन पर अचानक आक्रमण करना और फिर वापस लौट जाना था। ठीक है, ये मैंने आपको अभी भी बताया था, हिट एंड रन, उसी को हम गनीमी कावा भी कहते हैं। उसके बाद देखिए सैन्य संगठन। बाजीराव ने अपनी सेना को छोटे लेकिन अत्यधिक कुशल और तेज टुकड़ियों में विभाजित किया। इससे उनकी सेना तेजी से आगे बढ़ सकती थी और दुश्मन को चौंका सकती थी। यानी कि सारे ही जो सैनिक थे और जो सारी टुकड़ियां होती थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती थी। ठीक है, चलिए इसके बाद निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं। बाजीराव प्रथम ने अपने साहसी और कुशल नेतृत्व के माध्यम से मराठा साम्राज्य को एक महान शक्ति बना दिया। उनकी विस्तार नीति और युद्ध तकनीकें आज भी अध्ययन और प्रशंसा का विषय हैं। ठीक है, उनके सैन्य अभियानों ने मराठा साम्राज्य को उत्तरी और दक्षिणी भारत में मजबूत किया और उनके शासनकाल को मराठा इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो देखिए बाजीराव प्रथम जो थे उनके शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। दैट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ये मराठा साम्राज्य के लिए। ठीक है, उनके साहस और राजनीतिक कौशल ने उन्हें भारतीय इतिहास के महान योद्धाओं में शामिल कर दिया या फिर स्थान दिला दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पानीपत के तीसरे युद्ध के विषय में विस्तार से चर्चा करें। यहाँ पे बेसिकली आपको पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में बताना है। ठीक है, तथा मराठाओं के पराजय के कारण पर प्रकाश डालिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें एक तरफ तो मराठा थे और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली था। ठीक है, तो हमें और यहाँ पे मराठा जो थे उनकी हार हुई थी, तो हमें यही बताना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध था क्या और उसमें कौन कौन लड़ा था और क्या क्या उसकी पृष्ठभूमि थी। उसके अलावा मराठा जो थे उनकी पराजय के क्या क्या कारण रहे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली, ये आपको पता होना चाहिए कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो किन किन के बीच में हुआ था। ठीक है, तो 1761 में हुआ था मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली कहाँ से आया था? अफगान से आया था। बेसिकली ये एक अफगान शासक था। ठीक है, के बीच लड़ा गया। यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में सबसे रक्त रंजित और निर्णायक लड़ाइयों में से एक था। इस युद्ध ने मराठा साम्राज्य को भारी क्षति पहुंचाई और भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया। बेसिकली ये जो युद्ध है ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। मराठा साम्राज्य का विस्तार। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मराठा साम्राज्य ने उत्तर भारत में अपने प्रभाव को मजबूत किया। उन्होंने मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाते हुए दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों पर अधिकार कर लिया। हम ये कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी तक आते आते मराठा जो साम्राज्य है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था और उन्होंने जो मुगल साम्राज्य था उनकी राजधानी पर भी कब्जा कर लिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अहमद शाह अब्दाली आता है। अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान का शासक था ने 1757 में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूट लिया। 1761 में वह फिर से अपने प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत आया। ठीक है, इसके बाद देखिए संघर्ष की तैयारी। मराठा ने अपनी शक्ति और प्रभाव को बरकरार रखने के लिए अब्दाली से लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने बड़ी संख्या में सेना जुटाई और पानीपत के मैदान में लड़ाई के लिए तैयारी की। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो लड़ाई हुई थी पानीपत के मैदान में हुई थी, जो कि हरियाणा में है। ठीक है, दिल्ली से थोड़ी दूर हरियाणा में पानीपत का मैदान है, लड़ाई वहां पर हुई थी, इसी वजह से इसको पानीपत का युद्ध बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। युद्ध के मुख्य बिंदु। सैन्य संरचना। ठीक है, मराठा सेना में लगभग 45,000 योद्धा थे, जिनमें पैदल सेना, घुड़सवार और तोपखाने शामिल थे। सदाशिवराव भाऊ इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। यानी कि बेसिकली जो मेन लीडर थे यहाँ पे सदाशिवराव भाऊ थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्दाली की सेना में लगभग 60,000 योद्धा थे, जिनमें अफगान सैनिक, रोहिल्ला और नवाब सुजाउद्दौला के सैनिक शामिल थे। यानी कि नवाब सुजाउद्दौला जो था वो अब्दाली की सेना के साथ मिल गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रणनीति और युद्ध।
मराठा की रणनीति। मराठा ने एक मजबूत रक्षा पंक्ति बनाई और दुश्मनों के आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार हुए। हालांकि उनकी रणनीति में कुछ खामियां थीं, जैसे कि आपूर्ति लाइनों की कमी और सहयोगियों की अनुपस्थिति, यानी कि जो उनके सहयोगी थे वो भी उन्हें छोड़ के चले गए थे और दुश्मन की तरफ जाके शामिल हो गए थे। ठीक है। अब्दाली की रणनीति। अब्दालिकों ने अपने सैनिकों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया और मराठा सेना पर कई दिशाओं से हमला किया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसने चारों तरफ से सैनिकों को भेजा ताकि वो मराठाओं को आसानी से घेर सकें। इसके बाद देखिए, उन्होंने अपनी सेना में तेजी से स्थानांतरित किया और मराठाओं को चौंका दिया। बहुत ही ज़्यादा तेजी से लड़ाई हुई थी, एकदम से लड़ाई हुई और सारी चीज़ें बहुत जल्दी से ख़त्म भी हो गई थी। ठीक है। इसके बाद देखिए, मराठाओं की पराजय के कारण, क्या क्या कारण रहे मराठाओं की पराजय के। लॉजिस्टिक समस्याएं, यानी कि खाद की आपूर्ति और कमी। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य जो था उनके पास खाने पीने तक की सामग्री जो थी वो खत्म हो गई थी और जिन राजाओं से उन्होंने खाने पीने की सामग्रियों के लिए हेल्प ली थी उन लोगों ने भी उनकी हेल्प करने से बाद में मना कर दिया था। ठीक है। मराठा सेना के पास पर्याप्त खाद आपूर्ति नहीं थी, तो अगर खाद आपूर्ति नहीं होगी तो सैनिकों को खाने के लिए नहीं मिलेगा और सैनिक जो है वो कमजोर हो जाएंगे। ठीक है। यह समस्या युद्ध के दौरान गंभीर हो गई और सैनिकों की मनोबल को कमजोर कर दिया। ठीक है। यानी कि सैनिक भी जो थे बेचारे वो परेशान हो गए थे। समय की कमी। मराठाओं ने पर्याप्त समय नहीं लिया अपनी सेना को पूरी तरह संगठित और तैयार करने में, जिसके कारण उनकी रणनीति कमजोर हो गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी सेना को पूरी तरीके से टाइम नहीं दिया, पूरी तरीके से रणनीति को तैयार नहीं किया था। उसके बाद देखिए, सहयोगियों की कमी थी। जी, ये भी एक पॉइंट रहा कि वो लोग हार गए। क्षेत्रीय शासकों का समर्थन नहीं था, यानी कि आसपास के जो शासक थे उनका कोई समर्थन नहीं था। मराठा सेना और क्षेत्रीय शासकों का पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। विशेषकर राजपूत और जाट राजाओं ने मराठाओं का साथ नहीं दिया। ठीक है। जो राजपूत और जाट राजा थे उन्होंने मराठाओं का साथ नहीं दिया। अलगाव और सहयोग की कमी। मराठा नेतृत्व में भी आपसी समन्वय और सहयोग की कमी थी, यानी कि आपस में भी उनमें सहयोग और समन्वय की कमियां थीं, जिससे उनकी संयुक्त शक्ति कमजोर हो गई। आगे देख लेते हैं रणनीतिक त्रुटियां। रणनीतिक क्या क्या त्रुटि थी। सबसे पहला, गलत स्थान का चयन। पानीपत का मैदान मराठों के लिए उपयुक्त नहीं था। यह मैदान अब्दाली की घुड़सवार सेना के लिए अत्यधिक अनुकूल था। अत्यधिक आत्मविश्वास। मराठा नेतृत्व ने अब्दाली की सेना की शक्ति की क्षमता को कम करके आंका, जिसके कारण उचित रणनीति नहीं बना पाई, यानी कि वो खुद को ज्यादा मजबूत समझते थे और अब्दाली की सेना को कमजोर समझते थे। ठीक है। उसके बाद देखिए, सैन्य शक्ति का असंतुलन। सैन्य संख्या और गुणवत्ता। ठीक है। यानी कि यहाँ पे सैन्य की संख्या जो थी वो कम थी और गुणवत्ता जो थी वो भी ज़्यादा नहीं थी। अब्दाली की सेना संख्या में अधिक और युद्ध कौशल में उच्च थी, यानी कि बहुत अच्छी नीतियाँ थी उनके पास, बहुत अच्छे से लड़ने वाले थे सभी सैनिक। उनके पास कुशल घुड़सवार और बेहतर तोपखान था। ठीक है। उसके बाद देखिए, मराठा सेना की थकान। लंबे अभियानों की आपूर्ति की कमी के कारण मराठा सैनिक थके हुए और कमज़ोर थे। तो जब थके हुए और कमज़ोर होंगे तो बेसिकली वो लड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो ये भी एक कारण रहा कि वो लोग हार गए। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए। ठीक है। तो देखिए, युद्ध के परिणाम। भारी क्षति हुई। मराठा सेना को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। उनकी सेना के बड़े हिस्से की मृत्यु हो गई और बची हुई सेना बिखर गई। राजनीतिक प्रभाव क्या हुए। मराठा साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव में भारी गिरावट आई। इस युद्ध ने उत्तर भारत में मराठा के वर्चस्व को बिल्कुल खत्म, यानी कि समाप्त कर दिया था। आगे का संघर्ष। मराठाओं ने अपनी हार से सबक लिया और पुनः संगठित होने का प्रयास किया, लेकिन पानीपत की लड़ाई ने भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लाया। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मराठाओं को बहुत ज़्यादा कमजोर कर दिया था पानीपत की इस तीसरी लड़ाई ने। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका निष्कर्ष भी देख लेते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस युद्ध ने मराठा साम्राज्य की शक्ति को कमजोर कर दिया और भारतीय राजनीति में एक नया समीकरण बनाया। मराठाओं की पराजय के पीछे कई कारण थे, जिसमें राजनीतिक त्रुटियां, आपूर्ति की समस्याएं, सहयोगियों की कमियां, ठीक है, ये प्रमुख थे। यह एक महत्वपूर्ण सीख है कि कैसे गलत रणनीति और कमजोर तैयारी बड़े साम्राज्य को भी पराजित कर सकती है। तो उस टाइम पे जो मराठा साम्राज्य था वो काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। उन्होंने मुगलों को भी हराया था, बट अहमद शाह अब्दाली के सामने वो हार गए क्योंकि रणनीति जो थी वो ठीक नहीं थी। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सभी अंग्ल मराठा युद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा करें। ठीक है। यहाँ पे हमें सभी अंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बताना है। ठीक है। तो सभी अंग्ल मराठा युद्ध एक विस्तृत विश्लेषण। अंग्ल मराठा युद्ध, जिन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुए संघर्ष के रूप में जाना जाता है। बेसिकली ये मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो युद्ध हुए थे उनके बारे में हमें इसमें पढ़ना होता है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सारे अंग्ल मराठा युद्धों को।
सबसे पहला आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ। फिर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में हुआ। आपको ये तीनों ही डेट्स पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वाले आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, ठीक है। मध्यकालीन संघर्ष, यहाँ पे पहले हम पृष्ठभूमि देखेंगे कि कैसे कैसे जो युद्ध है वो शुरू हुआ। मध्यकालीन संघर्ष, मराठा साम्राज्य के विभिन्न सरदारों के बीच आपसी संघर्ष और सत्ता संघर्ष ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तक्षेप का मौका दिया। यानी कि मराठा साम्राज्य में बेसिकली अपने अंदर ही लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने हस्तक्षेप किया। सालसेट और बेसिन की संधि 1775, राघोवा यानी कि राघोबा दादा, ठीक है, ने पेशवा बनने के लिए ब्रिटिश से मदद मांगी और बदले में उन्हें सालसेट और बेसिन के द्वीप देने का वादा किया। तो यहाँ पे जो ये राघोबा थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे पेशवा बना दोगे तो मैं सालसेट द्वीप और बेसिन जो द्वीप है वो दोनों द्वीप आपको दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी वजह से जो ये युद्ध है ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। यानी कि बेसिकली इसी ने मराठाओं को कमज़ोर कर दिया। तो युद्ध के मुख्य बिंदु, संघर्ष की शुरुआत, ब्रिटिश सेना ने राघोवा के समर्थन में पुणे की ओर कूच किया से युद्ध की शुरुआत हुई, ठीक है। महादजी शिंदे का नेतृत्व, महादजी शिंदे ने मराठा सेना का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना को कई जगह पर पराजित किया, ठीक है। वडगांव की संधि 1779, मराठा सेना ने ब्रिटिश सेना को वडगांव में घेर लिया और मजबूर किया कि वे संधि करें और सालसेट और बेसिन वापस लौटाएं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए इसके परिणाम क्या हुए। सालाबाई की संधि के साथ ये युद्ध जो है वो खत्म होता है 1782 में। इस संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ और दोनों पक्षों में एक दूसरे के क्षेत्र को वापस लौटाया। मराठा शक्ति का पुनः स्थापन हुआ। इस युद्ध में मराठा साम्राज्य की शक्ति को पुनः स्थापित किया गया और ब्रिटिशों की स्थायी तौर पर पीछे हटना पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला आंग्ल मराठा जो युद्ध था उसमें ब्रिटिश जो थे उनकी हार हुई थी और जो मराठा थे उनकी जीत हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। आई होप आपको डेट्स याद हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है। 1803 से 1805, ठीक है। मराठा साम्राज्य का आंतरिक संघर्ष, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अन्य मराठा सरदारों के बीच आंतरिक संघर्ष ने ब्रिटिशों को पुनः हस्तक्षेप का अवसर दिया। यानी कि बेसिकली जो ब्रिटिश थे वो हस्तक्षेप कर ही इसी वजह से रहे थे क्योंकि मराठा साम्राज्य के अंदर खुद लड़ाइयाँ चल रही थी, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था कि क्यों आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो हुए, ठीक है। फिर उसके बाद बासिन की संधि 1802, बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया और बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए जिसने ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ा दिया, ठीक है। 1802 में हुई थी बासिन की संधि, तो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए युद्ध के मुख्य बिंदु, दिल्ली और उत्तर भारत का अभियान, लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने दिल्ली पर कब्जा किया और मराठा सरदारों सिंधिया और होलकर के खिलाफ अभियान चलाए, ठीक है। उसके बाद अहम लड़ाइयाँ कौन कौन सी हुई, असाई की लड़ाई हुई 1803 में, फिर दिल्ली की लड़ाई हुई 1803 में, उसके बाद लसबारी लड़ाई हुई 1803 में। ये प्रमुख लड़ाइयाँ थी जिनकी वजह से जो अंग्रेज थे उन्होंने मराठाओं को पराजित करने में बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाई, ठीक है। इसके बाद देखिए लड़ाइयों में ब्रिटिशों ने निर्णायक जीत हासिल की। अब जो ब्रिटिश थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते जा रहे थे क्योंकि वो बार बार किसी ना किसी को हरा रहे थे। उसके बाद देखिए तो दक्कन और दक्षिण भारत का अभियान, दक्षिण भारत में भी मराठाओं के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे अरगांव और ग्वालघाट की लड़ाइयाँ थी। तो दक्षिण भारत की भी बात करें तो यहाँ पे भी अरगांव और ग्वालघाट की जो लड़ाइयाँ थी इसकी वजह से जो मराठा थे वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं इसके युद्ध के परिणाम क्या हुए। सुरजी अंजनगांव की संधि, ठीक है। परिणाम में क्या हुआ, सुरजी अंजनगांव की संधि करनी पड़ी जो कि 1803 में हुई थी। सिंधिया और ब्रिटिश के बीच में हुई इस संधि ने मराठाओं के लिए कठोर शर्तें रखी और उनकी शक्ति को सीमित कर दिया। यानी कि यहाँ से जो मराठा थे वो कमज़ोर होने शुरू हो गए, ठीक है। ब्रिटिश वर्चस्व, इस युद्ध के बाद ब्रिटिशों का भारत पर वर्चस्व स्थापित हो गया और मराठा साम्राज्य का प्रभाव घट गया। तो यहीं से ब्रिटिश जो थे वो खुद को ज़्यादा मजबूत समझने लगे और जो मराठा थे वो कमज़ोर होते चले गए, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। यहाँ पे देखिए मराठा सरदारों का असंतोष, ब्रिटिशों के प्रति बढ़ते असंतोष और पेशवा बाजीराव द्वितीय की शक्ति पुनः प्राप्त करने की कोशिश ने संघर्ष को उभारा। यहाँ पे क्या हुआ था, अब ब्रिटिशों का प्रभाव ज़्यादा था और मराठा सरदार जो थे वो उनसे परेशान थे और उस समय पर बाजीराव द्वितीय जो थे वो पेशवा थे। उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने साम्राज्य को पुनः जो है
मजबूत करने के लिए संघर्ष किए। ठीक है, इसके बाद देखिए पेशवा बाजीराव द्वितीय का विद्रोह, फिर उन्होंने क्या किया, विद्रोह करना शुरू किया। पेशवा ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और मराठा सरदारों को एकजुट करने का प्रयास किया। ठीक है, यानी कि जितने भी मराठा थे उन सबको एक पास आने के लिए कहा ताकि युद्ध जो है जीता जा सके। इसके बाद देखिए किरकी और कोरेगांव की लड़ाइयाँ, पेशवा की सेना और ब्रिटिश सेना के बीच महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गईं। जैसे कि कोरेगांव की लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहकर पेशवा की सेना को रोक दिया। तो यहाँ पे ब्रिटिश सेना जो थी वो कमज़ोर पड़ रही थी, उसके बावजूद भी जो ब्रिटिश सेना है उसी की जीत हुई। उसके बाद देखिए सतारा, नागपुर और इंदौर के युद्ध, यानी कि सतारा, नागपुर, इंदौर, इन सब में मराठा ही तो थे, तो यहाँ पर भी बहुत सारे संघर्ष और लड़ाइयाँ हुई थी। मराठा सरदारों के अलग अलग क्षेत्र ब्रिटिश सेना के खिलाफ संघर्ष हुए, लेकिन समन्वय की कमी के कारण वह सफल नहीं हो पाए। यानी कि लड़ाइयाँ तो बहुत अलग अलग जगह पे हुई थी, बट उन लोगों में समन्वय नहीं था, एक ताल नहीं थी, इसकी वजह से वो लोग कामयाब नहीं हुए। ठीक है, इसके परिणाम देख लेते हैं। मराठा साम्राज्य का पतन, यानी कि बेसिकली अब मराठा साम्राज्य जो है वो बिल्कुल जो है समाप्त हो गया। ठीक है, इस युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से पराजित हो गया और उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। ब्रिटिश शासन की स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और मराठाओं को ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करना पड़ा। पेशवा का निर्वासन, बाजीराव द्वितीय को हराकर ब्रिटिश ने उसे बिठूर में निर्वासित कर दिया, यानी कि बिठूर भेज दिया और मराठा साम्राज्य की राजधानी पुणे को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें थी वो तीनों आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में थी। आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पता होने चाहिए, मेन पॉइंट्स थे सारे। ठीक है, तो चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। आंग्ल मराठा युद्धों ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरीके से बदल दिया। इन युद्धों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में अपना प्रभाव और शासन स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। मराठा साम्राज्य की पराजय के कारण आंतरिक संघर्ष, सहयोग की कमी और ब्रिटिश की बेहतर सैन्य और रणनीतिक तैयारी प्रमुख थे। यह संघर्ष भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसने भारत में ब्रिटिश शासन के आधार को मजबूत किया और मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, हैदर अली तथा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करें। यहाँ पे हम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे। पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आंग्ल मराठा और आंग्ल मैसूर दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ठीक है, उस टाइम पे क्या था कि हैदर अली जो थे वो नवाब थे बंगाल के और यहीं से आंग्ल मैसूर जो युद्ध है उनकी शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। हैदर अली का परिचय। हैदर अली एक प्रमुख भारतीय शासक थे जिन्होंने 18वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य पर शासन किया। वे कुशल सैनिक और रणनीतिकार थे और अपने प्रशासनिक और सैन्य कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। बेसिकली हैदर अली जो थे वो बहुत अच्छे शासक थे, हम कह सकते हैं बहुत शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, इसके बाद देखिए जन्म और पृष्ठभूमि। हैदर अली का जन्म 1720 में एक सैनिक परिवार में हुआ। उनके पिता फतेह मोहम्मद एक सैनिक थे और उन्होंने अपने पुत्र को भी सैन्य शिक्षा दी थी। ठीक है, उत्थान। हैदर अली ने अपने सैन्य कौशल के दम पर मैसूर राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने मैसूर के राजा कृष्णराज वडियार सेकंड के दरबार में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और धीरे धीरे राज्य विस्तार के वास्तविक शासक बन गए, यानी कि धीरे धीरे शासन जो है वो उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। शासन और सुधार, उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। ठीक है, सेना का संगठन किया। हैदर अली ने अपनी सेना को यूरोपीय मॉडल पर पुनर्गठित किया था। बेसिकली हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में सबसे पहली सेना ये थी जो कि यूरोपियन मॉडल पे शामिल थी। ठीक है, जो कि यूरोपियन मॉडल पे बेस्ड थी। उन्होंने उनको सभी नई नई टेक्निक्स सिखाई थी, सभी चीज़ें सिखाई थी। ठीक है, आधुनिक हथियार थे उनके पास, तोपखाने, ये सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल थी। ठीक है, प्रशासनिक सुधार, उन्होंने कर संग्रहण प्रणाली को सुधारने के लिए, राज्य की आय को बढ़ाने के लिए कई प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने कृषि और व्यापार को भी प्रोत्साहित किया। उनके समय पे जो राज्य था वो बहुत अच्छा और ये कह सकते हैं कि सभी स्थितियों में मजबूत था, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो, चाहे वो सैनिक स्थिति हो, चाहे वो कृषि वगैरह से रिलेटेड हो, सभी चीज़ें बहुत अच्छी थी और जो जनता थी वो भी हैदर अली से काफ़ी खुश थी। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो कैसे युद्ध हुआ, क्या क्या पृष्ठभूमि रही, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो पहला जो युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच हुआ था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध की पृष्ठभूमि, बेसिकली आपको सारे ही आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा सभी पता होने चाहिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। 18वीं शताब्दी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने प्रभाव को
शुरू कर दिया था कि दक्षिण भारत में भी अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। हैदर अली का प्रभाव, हैदर अली का मैसूर साम्राज्य दक्षिण भारत में एक मजबूत शक्ति बन चुका था। उन्होंने ब्रिटिशों के विस्तारवादी नीतियों का विरोध किया। बेसिकली जो हैदर अली थे वो हमेशा से ही अंग्रेजों के खिलाफ थे। ठीक है, उसके बाद देखिए युद्ध के मुख्य बिंदु। संघर्ष की शुरुआत जो हुई थी मद्रास की संधि से हुई। 1767 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजामुल मुल्क और मराठाओं के साथ गठबंधन किया और मैसूर पर आक्रमण की योजना बनाई। हैदर अली ने भी अपने सैनिकों को तैयार कर लिया। प्रारंभिक संघर्ष 1767 में ब्रिटिश और हैदर अली की सेनाओं के बीच संघर्ष शुरू हुआ। प्रारंभिक चरण में हैदर अली ने कूटनीति और तेज आक्रमण के जरिए ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया। यानी कि पहली वाली जो लड़ाई थी, ये पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें हैदर अली की जीत हुई थी और अंग्रेजों को इसने बुरी तरीके से हराया था। ठीक है, मुख्य लड़ाइयां और देखिए क्या क्या लड़ाइयां हुई थी इसी टाइम पे। कावेरी पाक लड़ाई, हैदर अली ने 1767 में कावेरी पाक में ब्रिटिश सेना को हराया। इस जीत ने हैदर अली की शक्ति को मजबूत कर दिया। अंबूर और आसोर की लड़ाई, हैदर अली ने 1768 में इन लड़ाइयों में भी विजय प्राप्त की। उनकी सेना ने ब्रिटिश सेनाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो बेसिकली शुरुआत में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी उनमें हैदर अली काफ़ी मजबूत थे, उनकी काफ़ी अच्छी रणनीति थी और अंग्रेज जो है वो उनके सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। इसके बाद देखिए मद्रास पर आक्रमण, जब अंग्रेजों ने मद्रास पर आक्रमण किया तो क्या हुआ। इसके बाद देखिए मद्रास पर आक्रमण 1769 में हैदर अली ने मद्रास की ओर कूच किया, शहर के बाहर अपनी सेना तैनात कर दी। इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी घबरा गए। उन्होंने संधि पर जो है संधि का प्रस्ताव रखा। तो जब जैसे ही हैदर अली ने मद्रास को चारों तरफ से घेर लिया तो कंपनी के जो लोग थे वो घबरा गए और उन्होंने कहा कि चलो एक संधि कर लेते हैं। फिर हुई मद्रास की संधि। ठीक है, मद्रास की संधि 1769। इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्रों को वापस लौटाने और भविष्य में एक दूसरे की सहायता करने का वादा किया। ब्रिटिशों ने हैदर अली के साथ मैसूर साम्राज्य की शक्ति को मान्यता देनी पड़ी। यानी कि ब्रिटिश जो है उन्होंने हैदर अली की जो शक्ति थी उसको स्वीकार कर लिया और कहा कि आगे हम कभी नहीं लड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हैदर अली की शक्ति, इस युद्ध ने हैदर अली की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। वह दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक बन गया। हैदर अली ने मैसूर को और शक्तिशाली और समृद्ध राज्य में बदल दिया। यानी कि इस समय जो मैसूर था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ने हैदर अली को एक महान सैन्य नेता और रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया। कुशल रणनीति और नेतृत्व ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूर किया और उनके साथ संधि करें और ये मैसूर की शक्ति को स्वीकार करें। यानी कि उन्हें ये भी मजबूर किया कि वो संधि करें और मैसूर की जो शक्ति है उसको स्वीकार करें और आगे जो है वो लड़ाई की ना सोचें। ठीक है, इस युद्ध ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आगे के संघर्षों के लिए आधार तैयार किया। हैदर अली की उपलब्धियां और उनकी विरासत आज भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हैदर अली जो थे वो काफ़ी महान शासक थे। ठीक है, तो यहीं पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणामों की चर्चा करें तथा युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान की स्थिति को बताएं। यहाँ पे हमें क्या करना है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताना है और उसके युद्ध के बाद जो टीपू सुल्तान थे उनकी स्थिति के बारे में भी चर्चा करनी है। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम और युद्ध की स्थिति के पश्चात टीपू सुल्तान की स्थिति। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, युद्ध की पृष्ठभूमि देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो कैसे हुआ, क्या कारण रहे। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर शासक हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया। तो यहाँ पे हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान भी थे इस समय पर। ठीक है, इसके बाद यह युद्ध पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। यानी कि जैसे ही फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ वैसे ही दोनों ही तरफ से, यानी कि अंग्रेजों की तरफ से भी और मैसूर राज्य की तरफ से भी अपनी अपनी शक्ति का बढ़ावा दिखाया जाने लगा कि नहीं हम बेहतर हैं, वो दिखाते थे कि हम बेहतर हैं। इसी तरीके से जो है तनाव उत्पन्न हुआ और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो इस तनाव का परिणाम बना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए। सैन्य और क्षेत्रीय परिणाम, मराठा और निज़ाम का गठबंधन। युद्ध के दौरान हैदर अली ने मराठा और निज़ाम के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन ने ब्रिटिशों को चुनौती दी और उनकी स्थिति को कमज़ोर कर दिया। हालांकि यह गठबंधन लंबे समय तक नहीं टिक सका और अंततः ब्रिटिशों ने मराठा और निज़ाम को अपने पक्ष में कर लिया। यानी कि मराठा और निज़ाम जो थे उन्होंने गद्दारी की और वो दोनों जाकर ब्रिटिश साम्राज्य के साथ मिल गए। ठीक है, इसके बाद देखिए ब्रिटिश की शुरुआती असफलताएँ।
प्रारंभिक चरणों में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कई जगहों पर पराजित किया। उन्होंने आकाड़, पांडुचेरी और अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। यानी कि स्टार्टिंग में तो हैदर अली थे, उन्होंने कई युद्ध जीते थे। उसके बाद क्या हुआ, 1781 में पोर्टनोवा की लड़ाई में हालांकि ब्रिटिश सेना ने हैदर अली को पराजित किया और उनको आक्रमण करके रोक दिया। यानी कि यहाँ से हैदर अली जो थे उनकी पराजय जो है वो शुरू हुई। उसके बाद होती है मैंगलोर की संधि। ठीक है, 1784 में मैंगलोर की संधि होती है। इसी से युद्ध जो है समाप्त होता है। का अंत मैंगलोर की संधि से हुआ। इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र को वापस लौटाने और युद्ध बंद करने का निर्णय लिया। संधि के बाद ब्रिटिशों ने अपने कब्जे वाले क्षेत्र को मैसूर के लिए छोड़ना पड़ा और टीपू सुल्तान ने भी कब्जे किए गए ब्रिटिश क्षेत्रों को वापस कर दिया। यानी कि दोनों ही तरफ से जो क्षेत्र उन्होंने कब्जाए थे उनको वापस कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए राजनीतिक और आर्थिक परिणाम क्या थे इस युद्ध के। परिणाम था हैदर अली की मृत्यु। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने मैसूर के सिंहासन को संभाला और युद्ध जारी रखा। हैदर अली की मृत्यु के बाद भी टीपू सुल्तान ने युद्ध को पूरी ताकत से जारी रखा और अपने पिता की नीतियों का अनुसरण किया। यानी कि टीपू सुल्तान जो थे वो भी एक अच्छे शासक थे, बहादुर शासक थे। टीपू सुल्तान की स्थिति, टीपू सुल्तान ने अपने पिता की मृत्यु के बाद मैसूर का शासन संभाला और युद्ध को जारी रखा। उन्होंने अपनी कुशल रणनीति और नेतृत्व से ब्रिटिश को कड़ी टक्कर दी। युद्ध के अंत में टीपू सुल्तान की स्थिति मजबूत बनी रही। उन्होंने मैसूर को एक सशक्त राज्य बनाए रखा और ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष जो है जारी रखा। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से हैदर अली संघर्ष करते थे अंग्रेजों के साथ, वैसे ही टीपू सुल्तान ने किया। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। टीपू सुल्तान ने फ्रांस के साथ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना मजबूत की। फ्रांस ने उन्हें हथियार और सैन्य सहायता भी प्रदान की। टीपू सुल्तान ने ऑटोमन साम्राज्य और विदेशी शक्तियों से भी समर्थन मांगा, जिससे उनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ गया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी टीपू सुल्तान जो थे उनके कई सहयोगी साम्राज्य थे। ठीक है, इसके बाद देखिए युद्ध के पश्चात टीपू की स्थिति, सैन्य शक्ति का पुनर्निर्माण। युद्ध के बाद जो है टीपू सुल्तान ने अपनी स्थिति को कैसे दर्शाया या फिर उनकी सिचुएशन कैसी थी, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो सैन्य शक्ति का पुनर्निर्माण। युद्ध के बाद टीपू सुल्तान ने अपनी सैन्य शक्ति को पुनः संगठित किया, यानी कि अपनी सेना को मजबूत किया और अपनी सेना को आधुनिक बनाया। उन्होंने फ्रांसीसी सैन्य विशेषज्ञों की मदद से अपनी सेना को प्रशिक्षण दिया। यानी कि फ्रांसीसी जो सैनिक थे, फ्रांसीसी जो सेना थी, उनसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और अपनी सेना को सिखाई। ठीक है, इसके बाद उन्होंने तोपखानों और अन्य आधुनिक हथियारों का उपयोग किया, जिससे उनकी सेना की शक्ति में वृद्धि हुई। तो आधुनिक हथियार जो थे उन्होंने और भी ज़्यादा शामिल कर लिए, सेना को शक्तिशाली बनाया, अलग अलग तरीके से प्रशिक्षण दिलवाया, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। उसके बाद देखिए प्रशासनिक सुधार। टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में कई प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने कर प्रणाली को सुधारने, व्यापार को प्रोत्साहन करने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नई नीतियां अपनाई और अपने शासन को कुशलता से चलाया। उसके बाद ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष। युद्ध के बाद टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखा। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया और भविष्य में संघर्ष के लिए तैयार किया। उसके बाद देखिए 1790 के दशक में उन्होंने तीसरे और चौथे अंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो टीपू सुल्तान के ये सारे सुधार थे जो उन्होंने युद्ध के बाद किए थे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट है मैसूर की स्वतंत्रता की रक्षा। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प बनाए रखा। उन्होंने अपने राज्य को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए किलेबंदी और सुरक्षा के बहुत सारे उपायों को अपनाया। ठीक है, इसके बाद शासन के दौरान मैसूर एक सशक्त और स्वतंत्र राज्य बना रहा, जिसने ब्रिटिश विस्तारवाद का लगातार विरोध किया। तो बेसिकली जो टीपू सुल्तान थे वो भी हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ ही रहे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध ने हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान की सैन्य और रणनीतिक क्षमता को प्रदर्शित किया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर की स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखा और टीपू सुल्तान की स्थिति को मजबूत करा। ठीक है, उन्होंने अपने राज्य को कुशलता से प्रबंधित किया, प्रशासनिक सुधार किए, सेना को आधुनिक बनाया। युद्ध के बाद उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और मैसूर की स्वतंत्रता की रक्षा की। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 था जो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल के नवाबों पर विस्तृत चर्चा करें। यानी कि यहाँ हमें इस क्वेश्चन में बंगाल के जो सभी नवाब थे उनके बारे में विस्तृत चर्चा करनी है कि कौन कौन नवाब था, उन्होंने किन किन चीज़ों को अपनाया, उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी थी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से देखते हैं। बंगाल के नवाबों का शासन 18वीं शताब्दी में भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह कालखंड राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।
बेसिकली बंगाल का जो इतिहास है ना, वो हमारे इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। बंगाल के नवाबों में अपने राज्य में प्रशासनिक सुधार, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक उन्नति के दशाओं में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस चर्चा में हम प्रमुख बंगाल के नवाब, उनके शासनकाल, उपलब्धियों और चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रमुख जो नवाब थे उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बंगाल के नवाबों का उदय, सबसे पहले मुर्शिद कुली खान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मुर्शिद कुली खान जो थे, यहीं से हम कह सकते हैं कि बंगाल के जो असली नवाब थे वो शुरू हुए थे। नवाब इनसे पहले भी थे, बट मुर्शिद कुली खान जो थे वो एक शक्तिशाली नवाब थे, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान 1717 से 1727। प्रारंभिक जीवन और उदय। मुर्शिद कुली खान का जन्म ईरान में हुआ था और वे मुगल साम्राज्य नौकरी करने के लिए भारत आए थे। मुगल सम्राट और औरंगजेब ने उन्हें बंगाल का दीवान नियुक्त किया और बाद में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार बना दिया। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या क्या प्रशासनिक सुधार किए थे। मुर्शिद कुली खान ने कर संग्रह प्रणाली को सुधार करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने जमींदार और किसानों के बीच सीधे संबंध स्थापित किए, जिससे राजस्व संग्रह बढ़ा। उन्होंने नई राजधानी मुर्शिदाबाद की स्थापना की, जो बंगाल की प्रशासनिक केंद्र बन गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे उन्होंने राजधानी स्थापित कर ली और बंगाल को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद देखिए आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति। मुर्शिद कुली खान के शासनकाल में बंगाल की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। उन्होंने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में बंगाल की संस्कृति और कला में भी विकास हुआ, ठीक है। हम कह सकते हैं कि उन्होंने संस्कृति और कला को भी बढ़ाया। उसके बाद देखिए दूसरा नवाब आता है सुजाउद्दीन, जिसे हम सुजाउद्दौला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 1727 से 1739। शासनकाल और उपलब्धियां। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद उनके दामाद सुजाउद्दीन और सुजाउद्दौला ने सत्ता संभाली। उनके शासनकाल में बंगाल की समृद्धि और बढ़ी, ठीक है। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों को जारी रखा और बंगाल की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। देखिए सैन्य विस्तार को देख लेते हैं कि सुजाउद्दौला ने कैसे सैन्य विस्तार किया। तो सुजाउद्दीन ने अपने शासनकाल में बंगाल की सेना को मजबूत किया और राज्य की सीमाओं की रक्षा की। उन्होंने बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में भी अपनी स्थिति को मजबूत कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नवाब आते हैं वो हैं सरफराज खान, 1739 से 1740, ठीक है। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं किया और ना ही इन्होंने कुछ ऐसा खास काम किया था, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सरफराज खान ने सत्ता संभाली। हालांकि उनका शासनकाल बहुत संक्षिप्त रहा और वे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ कमजोर साबित हुए। उसके बाद आता है अलीवर्दी खान का उदय। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलीवर्दी खान जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फराज खान के शासनकाल के दौरान अलीवर्दी खान ने विद्रोह किया और 1740 में उन्हें सत्ता पर कब्जा कर लिया, ठीक है। यानी कि सरफराज खान को इन्होंने हटाया और खुद नवाब बन गए। तो अलीवर्दी खान जो है वो 1740 से 1756 तक रहे। सत्ता पर कब्जा। अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को हराकर बंगाल के नवाब की गद्दी पर कब्जा किया। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों और सैन्य तैयारियों पर भी ध्यान केंद्रित किया। यहाँ से जो बंगाल है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मराठा आक्रमण। उनके शासनकाल के दौरान मराठाओं ने बंगाल पर कई बार आक्रमण किया। अलीवर्दी खान ने अपने सैन्य कौशल से मराठाओं का मुकाबला किया और बंगाल की सुरक्षा सुनिश्चित की। इसके बाद देखिए आर्थिक नीतियाँ। अलीवर्दी खान ने बंगाल की आर्थिक नीतियों को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने कर संग्रहण प्रणाली को पुनर्गठित किया और व्यापार को भी बढ़ाया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिराजुद्दौला। ये सिराजुद्दौला है, ठीक है। पहले वाले जो थे वो सुजाउद्दौला थे। चलिए देख लेते हैं शासनकाल। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उनके नाती सिराजुद्दौला ने सत्ता संभाली। उनका शासनकाल बहुत संक्षिप्त रहा और उनकी कई नीतियों के कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, ठीक है। प्लासी का युद्ध जो है वो सिराजुद्दौला के टाइम पे ही हुआ था, इसी वजह से सिराजुद्दौला इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं प्लासी की लड़ाई। सिराजुद्दौला के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक घटना प्लासी की लड़ाई थी। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला की सेना को हराया। यानी कि अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और एक तरफ से सिराजुद्दौला। तो इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी 1757 में, उसे हम प्लासी की लड़ाई कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है। इसके बाद देखिए लड़ाई में मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का विश्वासघाती था, ने ब्रिटिश का साथ दिया और इसी वजह से सिराजुद्दौला की पराजय हुई। बेसिकली ये जो मीर जाफर था तो ये सिराजुद्दौला का ही, पर उसने क्या किया, वो अंग्रेजों के साथ जाके मिल गया और आधी सेना को युद्ध से भगा के ले गया, जिसकी वजह से जो सिराजुद्दौला था वो लड़ाई में हार गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ देखिए, प्लासी की लड़ाई और उसके परिणाम। ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना। प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना प्रभाव स्थापित किया और मीर जाफर को नवाब बना दिया।
तो जब प्लासी की लड़ाई स्टार्ट होती है उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसे ये एहसास था कि हाँ हम लोग जीत नहीं पाएंगे। इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो मीर जाफ़र के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम आपको यहाँ का नवाब बनने में हेल्प करेंगे। इसी वजह से मीर जाफ़र जो होता है वो सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात कर देता है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत जाती है। ठीक है, इस जीत ने ब्रिटिश को बंगाल के विशाल संसाधनों पर नियंत्रण दिलाया और उन्हें भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का अवसर प्रदान किया। यानी कि यही एक पहली जीत ऐसी होती है अंग्रेज़ों की जिसकी वजह से वो खुद को और भी ज़्यादा मजबूत समझने लगे और फिर बहुत सारे साम्राज्यों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है, बंगाल की आर्थिक स्थिति। ब्रिटिश के नियंत्रण के बाद बंगाल की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। अत्यधिक कर का संग्रहण और आर्थिक शोषण के कारण बंगाल के किसानों और व्यापारियों की स्थिति खराब होती चली गई। ठीक है, 1770 का बंगाल का भयंकर अकाल इसी आर्थिक शोषण का परिणाम था जिसमें लाखों लोग मारे गए। बेसिकली जो अंग्रेज थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जो किसान थे वो परेशान थे, व्यापारी जो थे वो परेशान थे, सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और 1770 का टाइम ऐसा आया कि भयंकर अकाल पड़ा वहाँ पे और लाखों लोग जो हैं वो भुखमरी की वजह से जो है मरे गए। ठीक है, उसके बाद प्रशासनिक बदलाव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में प्रशासनिक और कानूनी सुधार किए। उन्होंने प्रशासन को केंद्रीकृत किया और कर संग्रह प्रणाली में परिवर्तन किए। इसी दौरान ब्रिटिशों ने बंगाल के स्थायी राजाओं और जमींदारों की शक्ति को कम कर दिया और प्रशासनिक अधिकारों को नियुक्त कर दिया। ठीक है, यानी कि सारी चीजें वो अपने तरीके से करने लगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो नवाब आते हैं वो है मीर जाफर और मीर कासिम। ठीक है, यहाँ पे पहले हम मीर जाफ़र के बारे में पढ़ेंगे, फिर मीर कासिम के बारे में पढ़ेंगे। मीर जाफ़र 1757 से 1760, फिर उसके बाद आते हैं 1763 से 1765। यानी कि मीर जाफ़र जो है वो 2 बार नवाब बने थे। ठीक है, अब अंग्रेज़ क्या चाहते थे कि अब क्या था कि नवाब जो होता था वो वहाँ का मेन लीडर होता था, बट अंग्रेज जो थे वो ये चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा नवाब मिले जो उनके उंगली पर नाचे। ठीक है, यानी कि कठपुतली नवाब चाहते थे वो, तो इसी वजह से उन्होंने मीर जाफ़र को नवाब बनाया था। ठीक है, तो मीर जाफ़र को हम कठपुतली नवाब भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रथम शासनकाल प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। हालांकि वह ब्रिटिशों की कठपुतली शासक मात्र थे और उनके पास वास्तविक सत्ता नहीं थी। बस वास्तविक सत्ता तो अंग्रेजों के ही पास थी। ठीक है, उनके शासनकाल के दौरान बंगाल की और बिगड़ती चली गई। ठीक है, उसके बाद इनका दूसरा शासनकाल भी आया जब ये दोबारा से नवाब बने थे। मीर कासिम की सत्ता में आने के बाद मीर जाफ़र को फिर से नवाब बनाया गया, लेकिन उनकी स्थिति पहले की तरह कमजोर ही रही। देखिए क्या होता है, पहले मीर जाफ़र शासक बनते हैं। ठीक है, मीर जाफ़र जब शासक बनते हैं वो कठपुतली नवाब थे। ठीक है, तो जनता उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब जनता की ना सुने तो जनता उन्हें नवाब नहीं मानती और उन्हें कोई भी अधिकार नहीं मिलता। इसी वजह से मीर जाफ़र जो थे तो उन्होंने भी धीरे धीरे अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है उनका विद्रोह करना शुरू कर दिया। जब अंग्रेज़ों को दिखा कि हाँ मीर जाफ़र जो है वो ज़्यादा तेज चल रहे हैं, थोड़ा बहुत विद्रोह करने लगे हैं, तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया। ठीक है, फिर मीर कासिम के साथ भी यही सिचुएशन आती है कि जनता उनसे भी परेशान हो जाती है, तो फिर से मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है। तो इसी वजह से मीर जाफ़र के 2 शासनकाल रहे। ठीक है, लेकिन उनकी स्थिति जो है वो दोनों ही समय कमज़ोर रही। फिर देखिए मीर कासिम 1760 से 1763। ठीक है, तो प्रशासनिक सुधार। मीर कासिम ने सत्ता में आने के बाद प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने कर संग्रह प्रणाली सुधारने और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयास किए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया, जिससे उनके और ब्रिटिश के बीच तनाव बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद युद्ध और पराजय। यहाँ पे देखिए मीर कासिम ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन 1764 में बक्सर की लड़ाई में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। तो मीर कासिम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके टाइम पे भी एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी जिसका नाम है बक्सर की लड़ाई। ठीक है, जो 1764 में हुई थी। इसके बाद उन्हें सत्ता से हटा दिया गया और मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए निष्कर्ष। बंगाल के नवाबों का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक और आर्थिक सुधार किए, लेकिन बाहरी आक्रमण और आंतरिक संघर्षों ने उनके शासन को कमजोर कर दिया। प्लासी की लड़ाई और उसके बाद की घटनाक्रम ने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना की, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। बंगाल के नवाबों की विरासत आज भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो हमें उस समय की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति को गहराई
गहराई से समझने का अवसर प्रदान करती है। तो बंगाल के जो नवाब थे उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय इतिहास में, ठीक है, क्योंकि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजी सेना की जो प्रशासनिक स्थिति थी वो बंगाल से ही शुरू होती है, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप DU एजुकेशन क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम ID DU एजुकेशन क्लब को भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।